जय भीम इंडिया में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र में सरकार किसानों के हित में कई ठोस कदम उठाने के दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि किसान फसल नहीं होने की वजह से आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। ऐसे ही बुल्ढाना जिले के और एक किसान पुत्र ने आत्महत्या की है। सूखा पड़ने से महाराष्ट्र के कई जिलों में किसान परिवारों के हाल बेहाल है। कभी फसल नहीं होने से तो कभी बीमारी के चलते किसानों की आत्महत्या करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों संग्रामपुर तहसील के तामगांव के किसान के विकलांग पुत्र सुभाष दाभाडे ने 45 वर्ष की उम्र में बीमारी और फसल नहीं होने की वजह से रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या की। आत्महत्या की वजह फसल नहीं होने से बीमारी की हालत में अस्पताल जाने और दवाइयां खरीदने के लिए रुपए नहीं होने से आत्महत्या का कदम उठाया। इस घटना से जहां गांव में मातम का माहौल है, वहीं मृतक का परिवार बेसहारा हो गया है। 2-4 वर्ष झाले नापिकी झाली, त्यापैकी त्यानं या मुलानं असं केलं, फिटा येत खायची सोय लागे ना, वयाची सोय लागे ना, औषधीची सोय लागे ना, म्हणून त्याने त्यानं भतीचे त्याला त्रास झाला, त्या त्रासामुळे त्यानं हे काम केलं। लहान लेकरं आहेत, 2 लेकरं आहेत, 1 मुलगा 1 मुलगी आहे। देश में यूपीएससी की परीक्षा में टॉप करने वाली 22 वर्षीय टीना दाबी अपनी सफलता के कारण देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। अम्बेडकरवादी समाज से ताल्लुक रखने वाली टीना ने खुद को बाबा साहब का फॉलोअर बताते हुए कहा कि आज बाबा साहब के कारण महिलाएं देश के ऊंचे पद पर बैठी है। मैं खुद एक बहुत बड़ी अम्बेडकर फॉलोअर हूँ और बाबा साहब की बातों ने हमेशा ही लाइफ में इंस्पायर किया है। सबसे पहली बात यही सबसे बड़ी इंस्पायरिंग बात रही कि उन्होंने खुद कितनी कठिनाइयों वाले सर्कमस्टेंसेस में अपनी पढ़ाई पूरी करी और वो कहाँ कहाँ नहीं पढ़े और कैसे कैसे उन्होंने अपनी ही जर्नी कंप्लीट नहीं की। यही इतना ज़्यादा इंस्पायरिंग है जो एक हिम्मत देता है कि नहीं, जुटे रहें हम अपनी खुद की जो भी हम कर रहे हैं लाइफ में। यही इतना बड़ा इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है और उन्होंने वही थे जो उस टाइम जितने भी वीकर सेक्शंस हैं, विमेन, माइनॉरिटीज़, वही थे जिन्होंने आवाज़ उठाई और महिला और एजुकेशन तो उनके दिल के बहुत पास था। तो ये तो बात बिल्कुल है। मैं कहूँगी मुझसे ऐसे कोई इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे गए कि इस बारे में बात की गई और आप ही ने बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन अभी पूछा है, तो मैं कहूँगी कि नहीं, अम्बेडकर के तो विचारों ने मुझे लाइफ लॉन्ग इतना प्रभावित किया है और उन्हें तो किसी भी वक्त भूला जा ही नहीं सकता। जी, जैसे आपने कहा कि महिला और शिक्षा उनकी 2 फोकस एरियाज़ थे, तो मैं भी इसी में आगे काम करना चाहूँगी क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं, पूरे एक परिवार को शिक्षित करते हैं, तो जैसे अभी सरकार की बहुत बड़ी नीति चल रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये साथ ही साथ ना ही केवल एक गिरते चाइल्ड सेक्स रेशियो को एड्रेस करती हैं, बट ये भी बोलती हैं कि उनका एजुकेट होना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसी नीतियों को बिल्कुल टारगेटेड अप्रोच से इम्प्लीमेंट करना, ये मेरे ख्याल से मेरा एक फोकस एरिया ज़रूर रहेगा। मैं इस मायने में तो प्रिविलेज थी कि मुझे ऐसा कुछ आउटराइट डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन कभी फेस नहीं हुआ, पर जैसा कि आपने कहा कि जब भी मैंने कभी कॉलेज टॉप किया या स्कूल टॉप किया और लोगों ने पूछा, और क्योंकि आज भी कास्ट इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है और आज भी लोग बहुत इंटरेस्ट रखते हैं कि आप किस कास्ट से हैं, आप कहाँ से हैं, तो जब भी किसी को पता चला कि अच्छा आप यहाँ से हैं, तो हाँ, एक उनके में भी झिझक आई कि क्या कोई उस समाज का भी इतना अच्छा स्टूडेंट हो सकता है। बट उसी वक्त जब ये उन्होंने एक हिचक ली भी, तो उन्होंने मुझे खुलेआम से एक्सेप्ट भी किया। तो मैं कहूँगी कि जहाँ हिचक थी, पर फिर भी एक चेंज था कि अब हम एक्सेप्ट भी हो रहे हैं। वुमेन सेफ्टी, जो महिला सेफ्टी इशू है, ये तो बहुत बड़ा इशू है और इस पे तो जितनी जल्दी और अच्छा काम होना चाहिए उतना होना चाहिए, क्योंकि हम एक 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और अगर इस पे हम काम ना करें तो ये बहुत ही दुखद बात होगी। तो इसमें तो मैं ज़रूर कुछ करना चाहूँगी और इसमें काफ़ी कुछ हो भी रहा है, चाहे वो बहुत ही छोटी चीज़ हो, जैसे स्ट्रीट लाइटिंग ही प्रॉपर हो, सीसीटीवी कैमरा ही लगे हों, बट एक छोटी चीज़ों से भी बहुत कुछ बदलाव आ सकता है और बहुत सारी चीज़ें प्रिवेंट हो सकती हैं। भीषण गर्मी से जहां पशु पक्षी हलाकान हैं, वहीं मनुष्य भी गर्मी की मार झेल रहा है। दिनों दिन बढ़ते तापमान से पारा 46 डिग्री तक पहुंचा है। गर्मी से बचने के लिए लोग चेहरे पर स्कार्फ बांधकर तो कोई प्यास बुझाने के लिए ठंडे पदार्थों का सहारा ले रहा है।
अपघाताबाबत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तर आपण केलेल्याच आहेत, परंतु असे काही केसेस आढळल्यास त्यांना तातडीने या रुग्णालयात भरती करण्यात यावे याबाबत वेळोवेळी या रुग्णालयामार्फत संदेश देण्यात आलेले आहेत. असे काही रुग्ण या ठिकाणी भरती झाल्यास आम्ही त्यासाठी एक शीतकक्ष तयार केलेला आहे. शीतकक्षामध्ये एक जर असे उष्माघाताचे रुग्ण भरती झाल्यास त्यांना इमिजिएटली त्या शीतकक्षात ठेवण्यात येतं आणि त्या ठिकाणी त्याचा उपचार करण्यात येतं आणि शीतकक्षामध्ये सगळं आधुनिक प्रकारचं त्या ठिकाणी उपचार करण्यात येतं. त्यामुळे रुग्णांना वेळीच चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी औषधोपचार मिळू शकतो. सध्या जे तापमानामध्ये जी वाढ झाली आहे आणि वर्धेमध्ये 46 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेजर करण्यात आलं आहे आणि याच्याकरता जी गाडी याची जी AC डिझाईन करण्यात आली ते या कंडिशनला AC सूट करत नाही. पहिले जो 2वर AC काम करायचा आता 4वर सुद्धा काम करतो. त्याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही 5 मिनटाकरता जर गाडी पार्क करून कुठे गेला तर आतमध्ये हीटरसाठी कंडिशन होऊन जाते. आणि विशेष म्हणजे आपण ज्या एरिया सध्या आहोत ते कंपनी आहे उत्तम गाव आहे. इथलं टेम्परेचर शहराच्या टेम्परेचरपेक्षा 1 ते 1.5% जास्त आहे आणि याच्यामुळे शहराचं टेम्परेचर वाढलं. तर मी एक मेकॅनिकल इंजिनियर आहे. मला असं आव्हान करायचं आहे सरकारला की ज्या एरियामध्ये प्लांट्स आहेत तिथे झाडं मोठ्या प्रमाणात लावली पाहिजे. सरकारने प्रत्येकाने झाडं लावली पाहिजे आणि विशेष करून जो कंपनी मालक आहे त्यांनी या एरियामध्ये जर झाडं वाढवली तर नक्कीच या टेम्परेचरला आपण कमी करू शकतो, त्याला रोखू शकतो. सकाळी 10-10:30च्या दरम्यान वर्धेला पोहोचलो आणि इथे पोहोचल्याबरोबरच एवढं टेम्परेचर जाणवलं भयंकर, म्हणजे असं वाटायला लागलं की इथे कशाला आलो, लगेच परत जावं. पण लग्न असल्यामुळे त्याचे अटेंड करणं जरुरी असल्यामुळे इथे काही वेळ थांबतो आहे. पण एवढं टेम्परेचर आणि जीव कासावी झाल्यासारखं होतं. खूपच भयंकर ऊन असल्यामुळे थांबायची इच्छा होत नाही. झालं आहे जे पशु पक्षी प्राणी जे जीवजंतू आहे त्यांच्यावर पण खूप परिणाम झालेला आहे. आताच आमची परीक्षा चालू आहे, उन्हाळी परीक्षा सुरू आहे नागपूर युनिव्हर्सिटीची. सर आता सेंटरवर जाण्यासाठी एवढा त्रास होतो, एवढा उन्हाचे पेपर होतात आमचे, तर तिथे सर सुविधा आम्हाला प्रोव्हाइड करायला पाहिजे या गरमीपासून रिलीफ मिळण्यासाठी. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे शेतकऱ्यांचे ते हाल खराब आहे सर या उन्हामुळे. आणि जे बाकीचे जे हे आहे जसं AC, रेफ्रिजरेटर, फ्रीज, कूलर हे तर काहीच काम करणार नाही. बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन गरीबी की वजह से कोई भी बच्चे अनपढ़ न रहे, इसके लिए दिल्ली के फ्लाईओवर के नीचे पिछले 10 सालों से लक्ष्मीचंद नामक व्यक्ति स्कूल चला रहा है, जहां पर झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को कई टीचर पढ़ा रहे हैं. बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन देश में कई बच्चे ऐसे हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जिनका कोई भविष्य नहीं है. स्कूल क्या होता है इन्हें पता नहीं है. ऐसे में इन्हें पढ़ाने के लिए दिल्ली के लक्ष्मीचंद नामक व्यक्ति ने 10 साल पूर्व फ्लाईओवर के नीचे बच्चों की स्कूल शुरू की. आसपास के झुग्गियों से बच्चों को जमा कर फ्लाईओवर के नीचे बिठाया जाता है. 2-4 बच्चों से शुरू किया हुआ यह स्कूल अब लोगों का आकर्षण का केंद्र बना है. दिल्ली आया तो झुग्गी झोपड़ी के लोगों ने हमको शरण दिया, सम्मान के साथ सहयोग किया, तो उन लोगों के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया. फिर बाद में हमारे पास कुछ लोग इधर के लोग गया, तो इधर मैंने यमुना किनारे गया, देखा, वातावरण देखा कि यहाँ भी ग्रामीण वातावरण जैसा वातावरण है, तो मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया. गाछ के नीचे भी पढ़ाया, जो जैसा मिला उसको उस तरह से पढ़ाने का काम किया. मैंने उन्हें 2009 से यहाँ पढ़ाने का कार्यक्रम चालू कर दिया था और 2010 से ब्लैक बोर्ड बनाया और ब्लैक बोर्ड का रूप देते ही लोगों का आकर्षण और बढ़ा. बच्चे भेजना शुरू कर दिया यहाँ के लोग, तो झुग्गी झोपड़ी में जा कर के आज भी उन बच्चों को प्रेरित कर. दीवारों पर ब्लैक बोर्ड बनाए गए हैं. कई शिक्षक यहाँ पर आकर पढ़ाते हैं. स्वेच्छा से पढ़ाने वाले शिक्षक इन बच्चों का भविष्य संवारने में लगे हैं. शुरुआत में जो है आप दिक्कतों के बारे में सोच सकते हो तो यही लगा लो कि किसी पेड़ के नीचे इस प्रोग्राम की जो है शुरुआत हुई थी. पेड़ के नीचे बैठने का मतलब है ना कोई छाया थी, ना कोई का नाम है बैठने का नीचे साधन था
केवल 2 बच्चों से पहल को आगे बढ़ा करके लेकर के आए। इस जगह 2010 में मैं यहाँ पर आया। यहाँ पर लोग जो है जैसे कि टीवी में और जो है रेडियो में और न्यूज़पेपर के द्वारा जो है लोगों को खबर ये पहुँच रही है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं लोग, पूछते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो हम लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर जो है जैसे मैट की ज़रूरत है, नोटबुक की ज़रूरत है, बुक्स की ज़रूरत है, खाने पीने की व्यवस्था है। तो लोग जो क्या नाम है जैसे बर्थडे पार्टी वगैरह बनाते हैं तो उसके ज़रिए लोग यहाँ पर आते हैं, तो उनको भी बड़ी खुशी होती है। बच्चों के साथ में मिल कर के बर्थडे वगैरह बनाते हैं और इस तरह से ज़रूरतें पूरी हो जाती है स्कूल की। फ्लाईओवर स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों का मानना है कि गरीबी की वजह से कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। ये राजेश मास्टर मेरे यहाँ जाते थे तो उन्होंने बताया कि मैं एक स्कूल चलाता हूँ, ऐसे बच्चे आते हैं, उनको पढ़ाना, नॉलेज देना ज़रूरी है। तो फिर मैंने भी बात करी, फिर मैंने भी आना शुरू कर दिया। अपना घर का काम निपटाने के बाद दोपहर का 2 बजे मैं बच्चों का इवन यहाँ पर बच्चों को खाने पीने का भी थोड़ा रखती हूँ। ड्रिंकिंग वाटर, सफाई के विषय में भी जागरूकता रहना है। और मतलब एक्स्ट्रा आजकल हमारे मोरल साइंस का भी बहुत है, बच्चों को होना चाहिए मोरल वैल्यू बताना। इवन खाली पढ़ाई को मैं मतलब हर एक चीज़ नहीं मानती, तो बच्चों को एक्टिविटी से भी रिलेटेड आना चाहिए। सच है, ईमानदारी, मोरल वैल्यू को मैं ज़्यादा मानती हूँ। इस स्कूल में पढ़ने वाले शिक्षकों की लगन देखकर अब कई हाथ मदद के लिए आगे आए हैं। कोई किताब तो कोई खाना देकर मदद कर रहा है। सरकार द्वारा गरीब तबके के बच्चों को सभी निजी स्कूलों में 25% सीटों पर प्रवेश देने का कानून बनाया है, लेकिन कई निजी स्कूलें नियम को ताक पर रखकर प्रवेश नहीं दे रही है, जिसके विरोध में अकोला में शिक्षा अधिकारी का घेराव किया गया। माझं म्हणणं आहे की आता नर्सरी सेशन याची संस्था वेगळी आहे, शाळा वेगळी आहे। आमच्याकडे पहिलीपासून वर्ग आहे, त्यामुळे आम्ही पहिलीमध्ये प्रवेश देऊ, आम्हाला ते नर्सरीमध्ये प्रवेश देता येणार नाही। कारण तीच जी शाळा आहे ती फक्त नर्सरी KG1 KG2 पर्यंतच मर्यादित आहे, की त्या ठिकाणी पुढे पहिला वर्ग नाही आहे। आणि पालकाचं म्हणणं असं की आम्हाला त्या नर्सरीमध्ये प्रवेश देण्यात यावा, जेणेकरून हे मुलं इकडे सध्या नर्सरी शिक्षण हा वेगळ्या संस्थेमार्फत चालवला जात आहे, असं त्या संस्थेचं म्हणणं आहे। शिक्षणाचा कायदा 2009 अंतर्गत 25% जागा ज्या आहेत ते अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असतात आणि त्या विद्यार्थ्यांना ज्या शाळा पहिल्या वर्गापासूनच्या शाळा चालवतात त्यांच्याकडे नर्सरी आणि लोअर KG असेल तर त्यात मोफत प्रवेश दिला पाहिजे असा कायदा आहे। पोद्दार स्कूल जी आहे, पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूल, यांच्याकडे पोद्दार जम्बो किड्स या नावाने नर्सरी चालते। त्यांनी याच्यापूर्वी 3 वर्ष याच शाळेच्या नर्सरीपासूनचे हे प्रवेश दिले होते, परंतु यावर्षी त्यांनी पहिल्या वर्गापासूनच्या ॲडमिशन सुरू केल्या। त्या विरोधात आम्ही 26 तारखेला एक निवेदन दिलं होतं। कालसुद्धा शिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदन दिलं की ही जी प्रवेश प्रक्रिया आहे ती नर्सरीपासून राबवल्या गेली पाहिजे आणि त्या अनुषंगाने आजचं घेराव आंदोलन करण्यात आलं होतं। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समय समय पर शिविर का आयोजन किया जाता है। मुंबई के पवे स्थित जय भीम नगर में ऐसे ही श्रावणीर शिविर का आयोजन किया गया। 11 से 21 मई तक आयोजित 125 श्रावणीर बुद्ध धम्म की शिक्षा प्राप्त करेंगे। बुद्ध की शिक्षा, सिद्धांत और उनके विचारों नई पीढ़ी ग्रहण कर सके, इस उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया गया। हम यहाँ पे दिनांक 11 से 21 तक यहाँ पे श्रावणीर शिविर का हमने आयोजन किया है, क्योंकि समाज में धर्म का आचरण हो। हमारे जो उपासक वर्ग है वो उपासक वर्ग को धम्म का आचरण कैसा करना चाहिए, धम्म क्या है, बौद्ध क्या है, धम्म क्या है, संघ क्या है, इसकी मालूमात के लिए हमने यहाँ पे धर्म का शिविर 10 दिवसीय श्रावणीर शिविर का आयोजन किया है। इस शिविर में 5 साल से 21 साल तक वयोगट का बहुत सारे 125 श्रावणीर ने सहभाग लिया है। सभी शालेय स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, और ये शालेय विद्यार्थी धम्म का अच्छी तरह से यहाँ पे पालन करते हैं। हम उनको पंचशील, दशशील, 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिता का एवं बाबा साहब तथा जो हमारे बहुजन लोग हैं, महापुरुष है, इन महापुरुषों का उनका कार्य इन लोगों को बताते हैं। इनके कार्य की वजह से उनको प्रेरणा मिले और धर्म में ज़्यादा से ज़्यादा उनका उन्नति हो, प्रगति हो, ये हमारी मनोकामना है।
ये जयभीम नगर बुद्ध विहार पवई में जो बुद्ध विहार है, जयभीम नगर बुद्ध विहार है, ये 1984 साल से ये बुद्ध विहार है और बहुत सारे धम्म की कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन किया जाता है और हर साल कोई ना कोई बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे हम करते हैं, क्योंकि ये धर्म ये मुंबई शहर में और सारे महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा धर्म का पालन हो, इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम करने का हम यहाँ पे आयोजन करते हैं और सभी लोग हमको अच्छी तरह से मदद करते हैं, सहकार्य करते हैं और इनकी सहकार्य से हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कार्यक्रम करने का धैर्य रखते हैं। वाशिम जिले के मंगलूरपुर स्थित सारसी गांव में दूषित पानी पीने से 100 से ज़्यादा लोग डायरिया रोग से प्रभावित हुए हैं, जिसका इलाज पिछले 4 दिनों से जिला अस्पताल में चल रहा है। बावजूद इसके उनकी हालत में कोई सुधार नहीं है। ग्रामवासियों की हालत खराब होने से गांव में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लगाया गया था। बावजूद इसके लोगों के स्वास्थ्य में सुधार नहीं है। ऐसे में कुछ मरीजों का इलाज अस्पताल तो कुछ मरीजों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आम्ही सारशी या गावामध्ये डायरियाची साथ झालेली आहे आमच्या गावामध्ये, तरी पण आम्ही दूषित पाण्यामुळे झालेले आहे। 100-150 पेशंट आहे आमच्या गावामध्ये, तरी असं ग्रामीण रुग्णालयामध्ये वाशिम 100 म्हणजे 50-60 माणूस ॲडमिट आहे इथं। 4 दिवस झाले। आमच्या इथे चौधरीच्या इथे कार्यक्रम होता, त्या कार्यक्रमानिमित्त पाण्यातून सर्वांना डायरिया साथ पसरली। ह्या दूषित पाण्यामुळे सर्वांच्या पोटात मळमळ व्हायला लागल्या, उलट्याचे प्रॉब्लेम होऊ राहिले। आज हा 4था दिवस आहे। 4था दिवस असताना फक्त सलाईन चालू आहे, त्याच्यामधून आम्हाला आराम कुठल्याही प्रकारचा आराम मिळत नाही आहे। हे आमच्यावर चांगल्या प्रकारे इलाज व्हावा ही आमची इच्छा आहे। किती लोक आहेत सगळे महिला आणि एकूण 70-80च्या जवळपास आहेत आणि जे लोक राहिले त्यांना पण त्याची साथ चालू आहे। जाति प्रमाण पत्र जांच पड़ताल समिति की ओर से आयोजित बैठक में जाति प्रमाण पत्र पर मार्गदर्शन किया। साथ ही प्रमाण पत्र के लिए लगने वाले जरूरी दस्तावेज और छात्रों के कई प्रलंबित प्रकरणों का निपटारा बार्टी के महासंचालक राजेश ढाबरे की मौजूदगी में किया गया। जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती नागपूर 1, नागपूर 3, चंद्रपूर, अमरावती आणि अकोला या समित्यांची बैठक आज घेण्यात आलेली। त्याच्यात त्यांच्या कामाचा विस्तृत आढावा घेण्यात आला। प्रलंबित प्रकरणे आणि ज्या काही समस्या आहेत समितींना त्याच्यावर मार्गदर्शन, चर्चा आणि सोल्युशन ह्याच्यावर जवळपास 4-5 तास बैठक घेण्यात आलेली आहे। आज नवीन अध्यक्षांची नेमणूक करून प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणे हा एक मुख्य मुद्दा होता आणि संपूर्ण रेकॉर्ड म्हणजे जन्मदिनांक, मृत्यू, लँड रेकॉर्ड, शाळेचे दाखले जे काही आवश्यक आहेत जात पडताळणीसाठी, प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी आता डिजिटायझेशन व्हावं, त्यासाठी एक सॉफ्टवेअर डेव्हलप व्हावं याबद्दलचा निर्णय आज घेण्यात आलेला आहे। त्याच्याबद्दलचं प्रपोजल शासनाकडे आपण पाठवणार आहोत। त्याच्यामुळे जनमानसाला, विद्यार्थ्यांना फार फायदा होईल, कारण जर तो डेटा समितीच्या डेस्कटॉपवर जर अवेलेबल असेल तर कुठल्याच प्रकारची धावपळ कुणालाही करावी लागणार नाही। जवळपास 80-90% धावपळ किंवा जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत त्यांना जिकडे तिकडे जावं लागते प्रमाणपत्र आणायसाठी किंवा जुने दाखले किंवा पुरावे आणायसाठी, या डिजिटायझेशन किंवा सॉफ्टवेअरमुळे त्याच्यावर फार मोठा तोडगा निघणार आहे असं मला वाटतं। तो फार मोठा निर्णय आजच्या ठिकाणी आम्ही आज घेतलेला आहे। त्याचप्रमाणे महसूल अधिकारी जे प्रमाणपत्र देतात त्यांच्यासोबत वारंवार मीटिंग्स, चर्चा आणि एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन आम्ही डेव्हलप करणार आहोत। दर महिन्याला जी महसूल अधिकाऱ्याकडनं एकंदर इश्यू केलेल्या जात प्रमाणपत्राची यादी ते पाठवू शकत नाही, त्यासाठी आम्ही आपल्याच ऑफिसतर्फे कोऑर्डिनेटर त्या ठिकाणी नेमणार आहोत, जेणेकरून मंथ वाईज जो डेटा आम्हाला पाहिजे तो येईल। अशा प्रकारचे बरेच मुद्दे आज विषयात होते, चर्चेत होते आणि त्याच्यावर काम आम्ही हमखास करणार आहोत।
आणि त्याच्यामुळे फार फायदा आणि सुविधा लोकांना होतील असं मला वाटते. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती उत्सव समिति के अध्यक्ष अनिल सुखदेवे ने बुद्ध जयंती के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बुद्ध जयंती पर भव्य रैली निकाली जाएगी, जो पूरे शहर का भ्रमण करते हुए बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें अभिवादन करेंगे. हेलो, जय भीम. आज विश्वरत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सव समिति बाबाजी जयंती एकाच मंचावर के अध्यक्ष आयुष्मान अनिल जी सुखदेवे, जो पिछले 15 सालों से यंग चैलेंजर ग्रुप के माध्यम से MPSC UPSC एग्जाम में के लिए कंपटीशन करने वाले बच्चों को निःशुल्क मार्गदर्शन करते आ रहे हैं. और वैसे ही मैं आपको ये बता दूं कि ये इनकम टैक्स में एक ऑफिसर है, फिर भी समाज सेवा में उन्होंने पिछले 15 साल से चैलेंजर स्टडी ग्रुप के मार्फत यंग चैलेंजर ग्रुप के मार्फत इन्होंने यहाँ के गोंदिया शहर के वैसे ही जिले के कई लोगों के नौकरियाँ दिला के दी है. उनके कंपटीशन के माध्यम से आज तक 800 के पास विद्यार्थी जॉब में लग चुके हैं. और आज मैं इस जयंती उत्सव समिति के अध्यक्ष और बाबाजी जयंती एकाच मंचावर के अध्यक्ष आदरणीय सुखदेव साहब की जो अभी जयंती उन्होंने बहुत 14 अप्रैल को जो जयंती उत्सव मनाया गया 125वीं जयंती, वो उन्होंने 3 दिन का कार्यक्रम लिया और कार्यक्रम इस शहर में एक भव्य समारोह आयोजित किया 11 तारीख से 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक. और आज ये फिर से मैं बुद्ध जयंती की तैयारी में लगे हैं, तो मैं इनसे कहना चाहूँगी कि बुद्ध जयंती की तैयारी कैसी क्या दर्शा रहे हैं. बुद्ध जयंती की भव्य तैयारियां शुरू है. अभी हमारे सभी साथी हमारी भरपूर सहयोग कर रहे हैं. बुद्ध जयंती के दिन 21 मई 2016 को भव्य महारैली निकाली जाएंगी. बुद्ध जयंती के शुभ अवसर पर घोड़े, बग्गी और कारों का काफिला डॉक्टर अंबेडकर पुतले के पास तहसील कार्यालय के पास से रवाना होगा और जो कि पूरे शहर का भ्रमण करेगा. और उसी प्रकार शाम को 6 बजे कव्वाली मैदान संजय नगर गोविंदपुर में शाम को अभिवादन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, और जिसमें माननीय श्री शंबरकर सर और गोंदिया के हमारे प्रमुख वक्तागण और उसी के बाद प्रबोधनात्मक भीम बुद्ध गीतों का कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जाएगा. समाज कल्याण विभाग और गट विकास अधिकारी पंचायत समिति की ओर से विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में तहसील स्तरीय व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान वक्ताओं ने बाबा साहब के कार्यों को याद करते हुए उन्हें वंदन किया तथा उनके विचार उपस्थित लोगों के समक्ष रखे. जितने भी सामाजिक न्याय व्यवस्था की तरफ से जितने भी स्कीम शासन के माध्यम से जो आयोजित करते हैं, वो सभी स्कीम ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के मार्फत ये संबंधित हेड ऑफिस को जाती है और वो सामाजिक न्याय विभाग से उस प्रकार के विविध योजना ये संबंधित उन ऑफिसों को आती है. ये योजनाओं को माहिती स्थानिक स्वराज्य संस्थे का अंग करके ग्राम पंचायत को देने के हिसाब से ये प्रोग्राम अरेंज किया था. और इस प्रोग्राम में सभी ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक, सरपंच, उस गांव के पुलिस पाटिल बुलाए थे. इसका मेन उद्देश्य था कि इस योजना के जो प्रोग्राम है, जो योजना है, उस गांव तक जाए और उस गांव से संबंधित ग्राम सेवक और सरपंच और पुलिस पाटिल उस गांव में इस योजना का आकलन करके ये योजना का जो विचार है, जो उद्दिष्ट है सामाजिक न्याय व्यवस्था का, वो अच्छे तरीके से सफल हो. इस माध्यम से ये प्रोग्राम हमने अरेंज किए थे. इस प्रोग्राम को अच्छे से सामाजिक न्याय व्यवस्था ने सहायता दिए. कारगावे साहब, सहायक
उपायुक्त मनीषा सावळे मैडम, माहिती अधिकारी जिला भंडारा, इन्होंने अच्छा एक सपोर्ट किए और उस सपोर्ट के माध्यम से ये प्रोग्राम एक अच्छा सफल हुआ। और इस प्रोग्राम के माध्यम से ज़्यादा शासकीय योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसा मिलना चाहिए, ये प्रमुख उद्देश्य रखते हुए ये प्रोग्राम आज हमने यहाँ पंचायत समिति के वती से साकोली में अरेंज किए कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लाभ लोगों को मिलना चाहिए। इस हेतु से ये प्रोग्राम आज अरेंज किया गया। अल्पसंख्याक समाज की सामाजिक और आर्थिक स्थिति किस तरह सुधारी जाए, इस दिशा में प्रयास करूंगा, ऐसे विचार इकबाल सिद्दीकी ने लॉर्ड बुद्धा टीवी से बातचीत में व्यक्त किए। ये यूपीएससी परीक्षा में गोंदिया जिले से द्वितीय श्रेणी में सफल हुए हैं। तो आइए जानते हैं उनके विचार। जय भीम मित्र हो, अभी आपको आइडिया है कि आईएएस के एग्जाम का 4 दिन पहले रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और इस रिजल्ट में 1080 बच्चे इस आईएएस के एग्जाम में उत्तीर्ण हुए और उसी में से हमारे विदर्भ सेकंड टॉपर मिस्टर आमिर इकबाल सिद्दीकी जो गोंदिया जिले में के रहवासी है, और आज हम लॉर्ड बुद्धा टीवी की तरफ से उनको शुभेच्छा देने आए और आज इनके इस आईएएस एग्जाम की इसमें हम उनको हार्दिक शुभेच्छा देते कि भाई हमारे गोंदिया शहर से इन्होंने ऊंची मुकाम हासिल की और ये अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से आते हैं और आज हम इनका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं कि भाई किस तरह उन्होंने आईएएस की तरफ अपना लक्ष्य हासिल किया। तो आया क्या? तो आमिर इकबाल सिद्दीकी, इनसे मैं बातचीत करना चाहूँगा कि आप एमबीबीएस डॉक्टर अकोला से करने के बाद भी आपने आईएएस की तरफ किस तरह आपका मूड हुआ, जान कैसे क्या आपको? एक्चुअली मैंने मतलब जब एमबीबीएस कर रहा था तब तो कभी सोचा नहीं था कि एक्चुअली मेरा सामाजिक अवेयरनेस मुझे लगता है कंपैरेटिवली कम था। तो मैं जैसे जैसे धीरे धीरे मैच्योर होते गया, आई स्टार्टेड टू सी माई सेल्फ इन कंपैरेटिवली लार्जर फ्रेम। तो जैसे ही मेरा एमबीबीएस ख़त्म हुआ, एमबीबीएस के बाद तब तक मेरा सपना था कि मुझे जीआई सर्जरी में एमसीएच करना था, सर्जन बनना था। तो इसके बाद एमबीबीएस के बाद मैंने मेडिकल ऑफिसर करके हमारा कंपलसरी एक बॉन्ड होता है, तो मैंने एक ग्रामीण क्षेत्र में कंपलसरी बॉन्ड करने के लिए मेडिकल ऑफिसरशिप ज्वाइन किया। वैद्यकीय अधिकारी करके मैं ग्रामीण रुग्णालय भिवापुर में कार्यरत था 1 साल तक। तो वो 1 साल काम करते करते मैंने तब समाज को ज़्यादा पास से देखा उस 1 साल में, और उस टाइम मैंने काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व की, जैसे सामाजिक और आर्थिक जो इनइक्वालिटीज़ प्रिवेलेंट है सोसाइटी में, और क्या बेहतर किया जा सकता है इन चीज़ों को दूर करने के लिए, वो थोड़ा मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किया। वहाँ पर मेरे एक क्लोज फ्रेंड थे जो आईएएस थे, एसडीओ अभिजीत बांगर सर, जो अभी आईएएस है। तो उनके साथ भी मेरा काफ़ी अच्छा रिलेशन था, तो हम लोगों का डिस्कशन होता रहता था जनरली सोशल इश्यूज़ पर। तो वो डिस्कशन को मैंने आगे करते हुए जब मैं ज़्यादा क्लोज गया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैंने इस तरफ जाना चाहिए। उनका सजेशन भी लिया, उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया कि आपकी जैसी सोच है उस हिसाब से आपने इस तरफ काम करना चाहिए। तो फिर मैंने डिसाइड किया ये करना चाहिए। अब मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आपने आईएएस की एग्जाम पास की, और आईएएस की एग्जाम पास होने के पश्चात देश हित में अपने बहुत बड़े सवाल का जवाब या आने वाले राष्ट्रीय हित में अपने को कदम उठाना रहता है, तो आपको राष्ट्रीय हित के बाबत क्या कदम उठाना चाहिए? सर, राष्ट्रहित के मतलब ऑब्वियसली जो चीज़ मैं जिस एम के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ, सामाजिक और आर्थिक रूप से सॉरी जो असमानताएं प्रिवेलेंट है उसकी तरफ काम करना है, और उसकी तरफ काम करते हुए लोगों को मोटिवेट करना है अपने लिए, खुद के लिए बेहतर काम ताकि वो कर सके। इस तरफ काम करने के लिए ये कोई मैं पहला इंसान नहीं होने वाला हूँ ये करने की कोशिश जो करने जा रहा हूँ। ये हमारे जो फाउंडिंग फादर्स है, जो हमारे नेशन के फाउंडिंग फादर्स जो है, इंक्लूडिंग डॉक्टर अंबेडकर, तो इन्होंने ये चीज़ें काफ़ी पहले से मतलब बताई है या गाइडेंस दिया है। ये बात में फ़र्क है कि हम और आप, हो सकता है हमारी जनरेशन
कहीं ना कहीं सेल्फ इंटरेस्ट में ज़्यादा काम करने के चक्कर में जो एक कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए काम किया जाना चाहिए उसकी तरफ हम बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं देते। बस चीज़ इस पर ध्यान देना है कि इसके लिए लोगों को मोटिवेट करना है। जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो डिसएडवांटेज सेक्शन रहा है आज तक, उसके लिए काम करना है, ताकि जो सोशलिज्म का गोल हमने कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान के प्रीएम्बल में, जो प्रस्तावना में जो हमारा गोल है सोशलिज्म का, सेक्युलरिज्म का और एक अलग से नेशन का मीनिंग ये होता है कि फीलिंग ऑफ वननेस आनी चाहिए हम में और आप में, इन स्पाइट ऑफ डाइवर्सिटी, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, हम में और आप में जो एक यूनिटी की फीलिंग आनी चाहिए। वो यूनिटी की फीलिंग कब आएगी? वो तब आएगी जब हम और आप एक दूसरे को एक समान अवसर मिलेगा, एक समान लेवल पर हम तैयारी करेंगे, एक समान लेवल का हम में आर्थिक और सामाजिक हमारा जो लेवल है उसमें ऊंच नीच ना रहे। हमको इसके तरफ काम करना है। तो इसके तरफ काम कर अगर तो हम बहुत खुशहाल समाज की रचना की जा सकती है और आशा है कि ये ज़रूर होगा कुछ ना कुछ। जी ठीक। तो मैं चलो आगे बातचीत करते हुए मैं और एक सवाल करना चाहूँगा जी कि अभी जो आरक्षण का मुद्दा देश में बहुत गर्मा रहा है जी, अभी गवर्नमेंट भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ बहुत ध्यान दे रही है, जिसकी वजह से आरक्षण या सरकारी तौर पर होने की कगार पर ऐसे लोगों का कहना है कि इसके बाबत आपका कहना है। देखिए आरक्षण हमारे यहाँ हमेशा से बहुत सेंसिटिव इशू रहा है। मतलब ये हमने शुरू से देखा है कि पहली बात मैं ये सबसे पहले ये बता दूं कि आरक्षण का जन्म कैसे हुआ और क्यों हुआ था। आरक्षण का जन्म जो हुआ था वो हमारी समाज में अनफॉर्चुनेटली बोला जा सकता है या बदकिस्मती से हमारे समाज में जो सामाजिक असमानताएं प्रिवेलेंट थी, इससे हर किसी को एक समान अवसर नहीं मिलता था और ये कई हजार सालों से ये चीज़ें प्रिवेलेंट थी। ये समान अवसर पर लोगों को एक लेवल पर लाकर उनको समान अवसर देने के लिए ये हमने आरक्षण की जो सुविधा कह सकते हो आप, एक्चुअली ये सुविधा नहीं कहा जाता, इसे अफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है। डिसएडवांटेज सेक्शन के लिए एक पॉजिटिव एक्शन जिससे वो इक्वल लेवल पर आ सके। अब जहाँ तक 1991 के बाद की बात है, 1991 में हमारी कंट्री में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन शुरू किया, जिसको LPG एरा कहा जाता है। तो ये एक अलग समय शुरू हुआ हमारे यहाँ 1991 के बाद से। तो ये समय में हमने ये देखा है कि प्राइवेट कंपनीज, मतलब बहुत सारा गवर्नमेंट, इसको रोलिंग डाउन ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, कि जो गवर्नमेंट का बहुत सारा रोल जो है वो प्राइवेट कंपनीज ले रही है या प्राइवेटाइजेशन हो रहा है बहुत सारे ऐसे एरियाज का जिसमें पहले सिर्फ गवर्नमेंट काम करती थी। अब फर्क ये रहा है कि गवर्नमेंट को एक ऑब्लिगेशन है कि उसको सोशल सेक्टर में काम करना है, सोशल इक्वालिटी के लिए काम करना है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी वेल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के गोल को पूरा करते हुए काम करना है। इसीलिए ये आरक्षण जो है ये हर सरकारी सेक्टर में है बट प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। अब प्राइवेट सेक्टर में नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है, अब जब गवर्नमेंट सेक्टर बहुत ज़्यादा रोल डाउन हो रहा है, कम होते जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ रहा है, तो एक लार्ज एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐसा है जिसमें रिजर्वेशन एक्सप्रेस्ड नहीं है। और रिजर्वेशन जो है वो चीज़ें हमारी सामाजिक रिफ्लेक्शन है, हमारे समाज का रिफ्लेक्शन है। हमारे समाज में जो असमानताएं है उसको वो रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं, इसको पूरा करने के लिए या इसको कंपनसेट करने के लिए हमने रिजर्वेशन दिया हुआ है। तो ये रिजर्वेशन प्राइवेट में उतना ही ज़रूरी है जितना सरकारी में ज़रूरी है। अब जहाँ तक लोग बात करते हैं कि क्वालिटी पर प्राइवेट काम करता है, और अगर मेरिट कॉम्प्रोमाइज़ करके हमने जो डिसएडवांटेज सेक्शन को, जिनको जो मेरिट में नीचे है, उनको अगर हमने भाग दिया तो प्राइवेट सेक्टर में नुकसान हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, ऐसा लोगों का कहना है। बट इस पर मेरा एक बहुत अच्छा जवाब ये होता है कि आपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस देखी है, जो गवर्नमेंट की कंपनीज है, जैसे ONGC, जैसे ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन, ऑयल है, इंडियन ऑयल है, ये कंपनीज आज कई देशों में जैसे नॉर्थ अफ्रीका में और इवन रशिया में बहुत सारी जगह पर हम लोग ऑयल ड्रिल कर रहे हैं। ONGC विदेश ने पता नहीं कितनी माइंस और कितने ऑयल वेल्स एक्वायर करे हैं फॉरेन के, जो बहुत ही सक्सेसफुली काम कर रही है। अब ये कंपनीज में हर तरह का रिजर्वेशन रिफ्लेक्टेड है, SC ST हर तरह का। इन्होंने, अगर आपका कहना है कि मेरिट कॉम्प्रोमाइज कर इन्होंने काम किया है, तो जी हाँ इन्होंने किया है, और इसमें कहीं पे भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक एग्जाम में 100 में से 80 मार्क लेने वाला लड़का
ऐसा ज़रूरी नहीं है 100 में से 60 मार्क लेने वाले से विजडम में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा समझदार है। कई हमारे बहुत महान नेता हुए हैं जिनको पढ़ना भी नहीं आता था, ऐसे नेता कई हुए हैं हमारे। तो विजडम में आप इस बारे में क्वेश्चन नहीं कर सकते किसी के क्वालिफिकेशन पर ज़रूरी है कि डाइवर्सिटी ऑफ वर्कफोर्स रिफ्लेक्ट होना चाहिए हर एम्प्लॉयमेंट के एरिया में। जैसे कि इवन अमेरिका में, जिसको हम देश का दुनिया का सबसे ज़्यादा डेवलप देश कहते हैं, विकसित देश कहते हैं, उस देश में भी प्राइवेट कंपनीज में फोर्ड फाउंडेशन, जो फोर्ड इतनी बड़ी कंपनी है कार की, उसमें रिजर्वेशन है। और वो रिजर्वेशन ज़रूरी भी है समाज की डाइवर्सिटी, समाज की जो विविधता है वो रिफ्लेक्ट होने के लिए रिजर्वेशन ज़रूरी है आपके वर्कफोर्स में। क्योंकि कल अगर इनइक्वालिटी आएगी, आपको नौकरी मिलेगी, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, ये इनइक्वालिटी नफरत पैदा करेगी मुझ में और आप में। तो ये नहीं होना चाहिए, समाज का हर सेक्शन रिप्रेजेंट होना चाहिए। सर मैं फिर से आगे क्वेश्चन देना चाहूँगा जी। क्योंकि भाई आप अल्पसंख्यक मुसलमान समाज से, जी, अब हम देख रहे हैं कि कई सदियों से मुसलमान समाज शिक्षा के स्तर में बहुत पिछड़ा है, जी हाँ, अब आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो आप ऐसे अपने समाज को जी ये शिक्षा के बाबत क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? जी आप अपने विचार बताइए। जी सॉरी, जहाँ तक मुस्लिम समाज की बात है, मुस्लिम समाज के लिए मुझे एक डॉक्टर अंबेडकर की एक बहुत अच्छी लाइन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये कहा था कि आज के बाद, मतलब ये 1947 की बात है, 1947 में उन्होंने कहा था कि आज के बाद, मतलब अब जब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, आज के बाद ये हमेशा याद रखना कि हमारी जिसकी जो कंडीशन रहेगी हम उसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं हमने जो आज तक हमारे पास एक ऑप्शन होता था कि हम कोई भी तकलीफ हुई, कुछ भी तकलीफ जो समाज में प्रिवेलेंट है, उसका हम रिस्पॉन्सिबल ठहराते थे अंग्रेज़ों को कि ये अंग्रेज़ है, ये अंग्रेज़ों की वजह से हो रहा है, ये अंग्रेज़ है इसकी वजह से हो रहा है। अब जब हम स्वतंत्र हो चुके हैं तो आज के बाद हम जैसे भी रहेंगे हम खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और ये मुस्लिम समाज का जो पिछड़ने के पीछे कारण जो है, वो एक तो ये इस बात से पीछे हटना गलत होगा कि मुस्लिम समाज खुद भी है, मतलब हम खुद भी है। उसके पीछे रीज़न है बहुत सारे। उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे में पढ़ाई का उतना अवेयरनेस नहीं है जो होना चाहिए। ये बात सही है कि अब जब प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा आगे आ रहा है 1991 के बाद से, तब मेरिट को जो प्रोमिनेंस मिला है तो उसमें बहुत सारे मुस्लिम समाज में अब अवेयरनेस आना शुरू हुआ है। और ये बहुत अच्छी बात है। जितना ट्रांसपेरेंसी आएंगी गवर्नेंस में उतना ज़्यादा ये आएगा। और मुस्लिम समाज का, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज का दिल छोटा होता है, मतलब मायूस हो जाते हैं वो कि वो ये देख उनको एक मैंने देखा है कि थोड़ा कट्टरवाद जब से बड़ा है हमारे यहाँ 1990s के में ये हुआ है, तो इसके बाद से ऐसा हो गया है कि हम बहुत छोटी छोटी बातों पर मायूस होना शुरू हो गया है कि नहीं अब कैसा होगा, ये ऐसा कह रहे हैं, ये लीडर है, वो ऐसा है, जो XYZ जो भी नाम लेकर। तो ये मायूस होना जो है ना, ये मुस्लिम समाज ने अपने आप को, अपने अंदर की एनर्जी फोड़ना चाहिए। और ये बाकी समाज के दूसरे जो तत्वों है या बाकी जो समाज है, ये सामाजिक यूनिट्स का, ये हमारे सोशल यूनिट्स का सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने में से ऐसा कुछ ना रह जाए कि कल फिर से एक वो पुराना भारत तैयार हो जिसमें एक या दो समाज ऐसे हैं जिनके ऐसे हाल है कि जिनको नौकर नहीं रख रहे लोग। ये कंडीशन जो है ये कल भी आ सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक डाइवर्स समाज है, ये हमारा काम है कि हमने एक निदा फाजली का एक बहुत प्यारा शेर है, मुझे याद आ रहा है कि जिसने जो मीनिंगलेस रिचुअल्स या मीनिंगलेस हम लोग जो चीज़ें करते हैं, बहुत सारे आई एम सॉरी, मैं रिचुअल के लिए हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे, जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे पास तरीके होते हैं जो एक्चुअली मीनिंगलेस होते हैं, जिनका कुछ काम होता नहीं समाज में। जैसे उसका एग्जांपल मैं दूंगा, उसने एक शेर कहा था, निदा फाजली का एक शेर है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं कर ले, घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो इनका कहना यह था कि अगर आपके घर से मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा या जो भी ऐसी जगह है जहाँ पर ईश्वर की आप उपासना करने जाते हैं, अगर वो बहुत दूर है, या तो इससे बेहतर एक तरीका है ईश्वर की उपासना करने का कि किसी रोते हुए बच्चे को आप हंसा दो। इसकी तरफ हमारा काम है कि इसकी तरफ हमको करना है कुछ।
और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक मुस्लिम समाज की बात है, मुस्लिम समाज को इंस्पिरेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी ज़रूरत है एजुकेशन के मामले में अवेयर होने की। तीसरी ज़रूरत है गवर्नमेंट से सपोर्ट की। पर गवर्नमेंट से सपोर्ट जो है ये आपने तब एक्सपेक्ट करना चाहिए जब क्या आपके अंदर की इच्छा रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हमें मोटिवेट करना है। दूसरी बात, मुस्लिम समाज का काम है रोल मॉडल्स को देखकर काम करे। मुस्लिम समाज में बहुत ज़्यादा अच्छे लीडर्स अभी तैयार नहीं हो रहे हैं, जिसकी ज़रूरत है। मुस्लिम समाज को लीडरशिप की ज़रूरत है। मुस्लिम समाज का काम है कि दूसरे समाज के साथ मिलकर, और दूसरे समाज का काम है मुस्लिम समाज के साथ मिलकर, ये इंटरमिंगलिंग के साथ ही ये चीज़ें हम अलग अलग लीडर्स तैयार कर सकते हैं जिनका काम है इक्वल इंटरेस्ट देखे हर एक समाज का और हर एक लेवल पर एक बराबरी का मौका दे सबको, ताकि असमानताएं चाहे किसी भी रूप में हो समाज से मिटाई जा सके। चलो, बहुत अच्छी बात रही है। तो मैं जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि भाई आप इस कम उम्र में ये बहुत बड़ी एग्जाम पास किए, जिसकी हर माँ बाप को तमन्ना होती है कि भाई आइस मेरा लड़का हो, और आप डॉक्टर पेशा होने के बाद भी इस लाइन की तरफ नहीं आप। जी जी, हमें खुशी है, देश का गर्व है कि आप कैसे मात्र मुस्लिम समाज या समाज से आप इस मुकाम पर पहुँचे। तो इस मुकाम पर पहुँचने के लिए आपको किसकी प्रेरणा है? सर, जहाँ तक प्रेरणा की बात है, सबसे पहली बात तो बहुत भाग्यशाली हूँ मैं कि एक शिक्षक के घर में पैदा हुआ था। तो शिक्षक के घर में पैसे की कमी हो जाए पर प्रेरणा की कमी नहीं होती, क्योंकि फादर हमेशा से आइडियल थे। और तो शुरुआत मेरे फादर से की जाए तो सबसे सही होगी। इसके बाद आगे चलते चलते जैसे जैसे बड़ा हुआ, जैसे जैसे दुनिया देखी, तो प्रेरणा के बहुत सारे रूप मिले, जिसमें से सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल मैं अपने फादर को बोलूँगा। उसके बाद जो अगर बहुत सारे मेरे पॉलिटिकल लीडर्स की जहाँ तक बात है, तो जहाँ तक मेरा इंस्पिरेशन है जिस निगेटिव सर्कमस्टेंसेस में डॉक्टर अंबेडकर ने काम किया है, मैं आइडियली उनको अप्रिशिएट करता हूँ। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं। ये बात मैं उनकी पूजा नहीं करता, मैं उनको फॉलो करता हूँ। ये मतलब मेरे लिए डॉक्टर अंबेडकर मतलब ऑब्वियसली कहीं भी किसी से कम नहीं है, कोई लीडर से कम नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो काम किया है उसका कोई डाउट ही नहीं है। इसके बाद जो लोकल लेवल पर काम करने में डॉक्टर शेखर परदेशी करके एक IAS है, महाराष्ट्र कैडर IAS अभी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ग्रास रूट लेवल पर लोगों को पकड़कर जो काम करना कहते हैं, जिसे मास अफेक्ट कहते हैं जिस काम से, तो उनका इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहा है। फिर मेरे मित्र ही है डॉक्टर अभिजीत बांगर। तो अभिजीत बांगर को मैंने देखकर काफ़ी चीज़ें सीखी है कि यार एक आइडियल IAS होना चाहिए था। उन्होंने BA कर जो आज वो अभी रायगढ़ में थे कलेक्टर, अभी शायद कहीं और ट्रांसफ़र हुआ है, तो उनसे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली थी। तो ऐसे करके, और मैंने अपने बड़े भाई को देखा है सामाजिक काम करते हुए नागपुर में। वो सेवा जो जिस निस्वार्थ भाव से सेवा की है, कभी आशा रखता हूँ कि कभी उनके जैसा बन पाऊँ। देश की सेवा और समाज की सेवा कर रहा, और आप देश के इस ऊंचे मकान पर जाकर आपने एग्जाम को पास की जी, और राष्ट्र की सेवा करने जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आप देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे इसलिए आपने आप मुकाम हासिल किया, जी जी, तो आप संदेश क्या देना चाहोगे देश के युवाओं को जो आज चाहते हुए हमारे भी सपने पूरे हो, जी हाँ, जी, आप क्या संदेश देना चाहोगे? सर, देश के युवाओं की जहाँ तक बात है, तो एक बात सबसे पहले मैं ये याद रखना चाहूँगा कि इंडिया मोस्ट यंग नेशन है, मोस्ट यंग बिग नेशन है। हमारी एवरेज एज जो है 121 करोड़ की एवरेज एज हमारी 28 साल है। ये सबसे बड़ी एनर्जी है जो आज भी यूटिलाइज नहीं हुई है, आज भी हमने जिसका उपयोग नहीं किया है। और ये एक कुछ छोटा सा समय है 10 से 15 साल का, इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। ये एक कंसेप्ट है कि ये एक 10 से 15 साल का समय है जिसमें हमारी यंग पॉपुलेशन है, अगर हमने इसकी एनर्जी प्रॉपरली यूटिलाइज कर ली तो हम ये विद इन 10-15 साल डेवलप्ड हो सकते हैं। चाइना अब हमसे बूढ़ा होते जा रहा है, चाइना की एज 38 ईयर्स है एवरेज एज, और US की 47 ईयर्स है, 47 साल। तो ये जो हमारे पास जो टाइम पीरियड है, हमारे पास वर्क फोर्स है जो इससे हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये युवाओं ने इस चीज को लेकर अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने देखा है कि सपने बड़े देखना, जो डॉक्टर कलाम ने कई बार कहा है, बार बार युवाओं को इंस्पायर करते हुए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, कि सपने बड़े देखो,
सपने बड़े देखो, क्योंकि पूरे करने की कोशिश जो है वो तुम्हारी छोटी नहीं रहेगी फिर, और जब वो बड़ी रहेगी तो वो सपने अगर उनसे थोड़ा नीचे भी तीर लगा आपका तो वो भी कुछ कम नहीं होगा, और वो जरूर वो होगा जो अगर आप ये नहीं सोचते थे तो ना कर पाते। तो इसीलिए सपने बड़े देखो। मुझे कहना ये है कि एक शेर मैंने कहीं पढ़ा था कि क्या शर्ते जोर है, क्या शर्ते जमाना है। यानी एडवर्स कंडीशन में अगर आपको काम करना है, क्योंकि हर एक आदमी का बहाना होता है, हर एक आदमी का। मेरा सपना देखने के पहले बहाना था कि जब मैं छोटा था तब मेरा एक बहाना ये रहता था कि नहीं डॉक्टर नहीं हो पाएगा, डॉक्टर तो बड़ी कोचिंग करनी पड़ती है, बहुत ये करना पड़ता है। जब डॉक्टर बना तब ये सोचा कि नहीं यूपीएससी मुझसे कहाँ हो पाएंगे, मेरे तो मिडिल क्लास काम है, कहाँ से हो पाएगा दिल्ली जाकर पढ़ना, और ये पॉसिबल नहीं है। पूरे भारत में 1000 में आना मुश्किल है। जब पीएमटी में महाराष्ट्र में 1000 में आना मुश्किल हो गया था तो वहाँ पर कितना मुश्किल होगा। बट ये चीज़ें सोची थी। बट मेरे फादर ने एक बात बोली थी जब मैं डिसीजन ले रहा था कि मुझे यहाँ से शिफ्ट होना है एमबीबीएस से इधर, कि वो मुझे लगता है हर युवा के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है। कि मेरे फादर ने कहा था कि जिंदगी में ऐसा मतलब कोई भी फैसला लेना, कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचना और कोई भी डिसीजन लेने के लिए सोचना, ये चीजें कभी मत करना, क्योंकि आने वाले समय में तुम कुछ बनो ना बनो या तुम कुछ बहुत बड़े बन जाओ, पर कभी भी एक पछतावा नहीं रहना चाहिए कि उस समय ये कर लेता तो मुझे, यानी अगर मैं सर्जन बन जाता और मैं चाहे तो पूरे मुंबई का या पूरे नागपुर का बहुत बेहतरीन सर्जन बन जाता या बेस्ट सर्जन बन जाता, पर कभी अगर कोई आईएएस के ऑफिस में जाकर मुझे ये लग जाता कि नहीं यार ये आदमी जो काम कर सकता है वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे ये करना था, और ये इससे जो नुकसान होता मेरा, मतलब जो मेरा सेल्फ सेटिस्फेक्शन है वो जो हर्ट होता, वो शायद और किसी और से नहीं होता। तो इसीलिए युवाओं को ये सबसे बड़ा संदेश है कि डिसीजन लेते टाइम सोचना और उससे पहले कदम ले लेना, रुक जाना, ये चीजें मत करना। जितना अपने आप को मोटिवेट रख सकते हो, अपने अंदर की एनर्जी आपको करने के बाद पता चलती है कि अरे यार ये तो मैं कर सकता था, जो मुझे आज पता चल रहा है। मुझे नहीं पता था कि मैं कभी टीवी पर भी इंटरव्यू देने वाला हूँ, मुझे नहीं पता था ऐसा। ये हुआ है, ये धीरे धीरे हुआ है। ये एनर्जी मैंने अपने अंदर बनाए रखी कि नहीं मैं हो सकता हूँ, कुछ हो जाएगा, कुछ कर लूंगा, और हो गया फाइनली। तो ये है कि एक शेर है, अच्छा इंस्पायरिंग शेर है, मुझे बहुत मदद किया है कि क्या शर्ते जोर है, क्या शर्ते जमाना है। मतलब चाहे कितनी भी ताकत लगे, चाहे कोई जमाने की कोई भी शर्त हो, क्या शर्ते जोर है, क्या शर्ते जमाना है। आवाज अभी जख्मी है और जबरदस्त अभी चिल्लाना है। तो आवाज आज कितनी भी जख्मी हो, कल चिल्ला कर रहूंगा, ये सोच के साथ किसी भी डायरेक्शन में अगर आप आगे बढ़ना चाहे तो कंस्ट्रक्टिवली बहुत ज्यादा आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे समाज को। मैंने तो उसने बताया है अभी कि मैंने जो उसको उत्साहित किया था, मुझे लगता था इसमें कुछ बात है। अब बात यही थी कि मेहनत करना चाहिए और लगन से काम करना चाहिए कुछ भी, और उसने वो मेहनत की, लगन भी की। हमारा कुछ थोड़ा सा आर्थिक सपोर्ट था और बड़े भाई ने, डॉक्टर अनवार ने, उन्होंने भी मदद की, उसके कारण ऐसा हो गया बस। और एक माँ के लिए तो इससे बढ़ के खुशी कुछ हो नहीं सकती, और खुदा का बहुत बहुत शुक्र है कि मेरे तीनों बच्चे उस काबिल हैं, और इसने तो कुछ ज़्यादा ही किया है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकती, और इतनी अच्छी औलाद अल्लाह ताला हर किसी को वदस दे, यही दुआ है। जय भीम इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय भीम।